नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। टॉप हिलिक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रोफेसर संजीव वैद्य आपको भारत के इतिहास पढ़ा रहा हूं मैं। और भारत के इतिहास में जैसा कि पहले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने टॉपिक पढ़ा था भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। उसके तहत हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा, उसके तहत हमने डचों के बारे में पढ़ा, और अब हम आज तीसरी शक्ति अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ। देखिए, वास्को डी गामा ने तो सिर्फ भारत आने का रास्ता ही खोजा था, मगर उस खोजबीन की पूरी प्रोसेस पर नजर अंग्रेजों की थी। अंग्रेज दुनिया के सर्वाधिक चतुर व्यापारी माने जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी अंग्रेजों को चतुर व्यापारियों का देश कहा था। अंग्रेजों की नज़र हिंदुस्तान पर थी, हिंदुस्तान के मसालों के व्यापार पर थी, और उनकी सोच उससे भी आगे थी कि यदि किसी देश में लंबे समय तक व्यापार करना है तो वहां पर आप अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता स्थापित कर लीजिए। इस सोच के साथ अंग्रेज व्यापारी हिंदुस्तान में आगमन हुआ इनका। भारत आने वाला पहला जो अंग्रेजी जहाज था उसका नाम था रेड ड्रैगन। देखिए, हमने लाल अक्षरों में ही लिखा है, लाल अक्षरों से ही निशान है। इस नाम को आप याद रखिएगा, रेड ड्रैगन। कर्नल ड्रेक की रिपोर्टों से अंग्रेज व्यापारियों को पता चला कि हिंदुस्तान में कितनी समृद्धि है। हिंदुस्तान के साथ संगठित तौर पर व्यापार करने के लिए उन्होंने अपनी एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ब्रिटेन की महारानी को भी इसमें एक भागीदार बनाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब संगठित तौर पर भारत के साथ व्यापार करने की अपनी कवायद को प्रारंभ कर दिया। उस वक्त हिंदुस्तान में मुगलों का शासन था। मुगल बादशाह, चाहे अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, ये बहुत ताकतवर शासक थे और इनकी मौजूदगी में अपनी व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ करना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने कोशिश की और 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली। मुगल दरबार में अपनी घुसपैठ करने के लिए, मुगलों से व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए उन्होंने मुगल दरबार में अपने प्रतिनिधियों को भेजना शुरू किया। और मुगल दरबार में जाने वाला पहला प्रतिनिधि था ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्टन हॉकिंस। ये जहांगीर के दरबार में गया। कब गया? 1608 में गया। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये मनसब क्या है? भाई, मैं इसको अगर विस्तार से पढ़ाऊंगा तो पूरा हमारा लेक्चर किल हो जाएगा। मैं आपको संक्षेप में बता दूं, मुगल बादशाह अकबर ने एक प्रथा प्रारंभ की थी, मनसबदारी प्रथा। उस मनसबदारी प्रथा में कुछ योग्य लोगों को मनसब प्रदान किए जाते थे, जो जात और सवार का एक रेशियो था। मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बताऊंगा तो पूरा लेक्चर किल हो जाएगा। बहुत विस्तार से मनसबदारी प्रथा आप मध्यकाल में अकबर के शासनकाल में अवश्य पढ़ेंगे। तो कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में पहुंचा। हालांकि उसको कोई विशेष उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली, फिर भी जहांगीर ने कैप्टन के साथ एक सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार किया, उसे 400 का मनसब प्रदान किया। मुगल दरबार में अब इनकी घुसपैठ शुरू हो चुकी थी। इसके पश्चात जो है जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति 1613 में प्रदान कर दी। ये कैप्टन हॉकिंस के प्रयासों का फल था कि धीरे धीरे अंग्रेजों को सीमित मात्रा में सही लेकिन सक्सेस मिलना शुरू हो चुकी थी। और अभी अंग्रेजों का जो ट्रेड हेडक्वार्टर था, व्यापारिक मुख्यालय था, सूरत था। आगे चल के ये बंबई बनेगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, तत्कालीन बंबई से पहले अंग्रेजों का मुख्यालय सूरत में हुआ करता था। अब ब्रिटेन का जो सम्राट था जेम्स प्रथम, वो भी अपने एक प्रतिनिधि को मुगल दरबार में भेजेगा ताकि व्यापार संबंधी और रियायतें प्राप्त हो सकें। राजा से राजा के बीच में मैन टू मैन, किंग टू किंग बातचीत करने के उद्देश्य से 1615 में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो, यहां पर आप देखें सर टॉमस रो,
सर टॉमस रो को अपना दूत बना करके जहांगीर के दरबार में भेजा और इसमें टॉमस रो को काफ़ी सफलता मिली। उसने बहुत सारी व्यापारिक रियायतें, व्यापारिक अधिकार जहांगीर से प्राप्त करने में उसने सफलता प्राप्त की। तो ये दो नाम याद रखिएगा, जेम्स प्रथम और सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस, ये दो नाम याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा, टॉमस रो जेम्स प्रथम का, किंग का राजदूत था और कैप्टन हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था। तो विद्यार्थियों, इस तरह कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो और अपने अन्य राजदूतों की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल दरबार में अपनी घुसपैठ करने में सफल हुई। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया था कि जो शुरुआत के जो मुगल बादशाह थे, चाहे वो अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, ये बहुत शक्तिशाली लोग थे। इनके आगे ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल झुकी रहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंतजार कर रही थी कि कभी तो ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा, बकरे की अम्मा भी कब तक खैर बनाएगी। और वो अवसर अंग्रेजों के हाथ लग गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो भी मुगल बादशाह गद्दी पर बैठे, वो बेहद निकम्मे, नितांत अयोग्य बादशाह थे। उनमें वो काबिलियत नहीं थी अपने दादा परदादाओं जैसी। और उन्हीं अयोग्य और निकम्मे बादशाहों में से एक था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर भी कोई बहुत ज्यादा योग्य बादशाह नहीं था। फर्रुखसियर के शासनकाल में अंग्रेजों को वो अवसर प्राप्त हो गया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में चमका दिया और अंग्रेज अब भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति बनकर के उभर करके सामने आए। वो अवसर था दरअसल 1715 में जॉर्ज शर्मन एक ब्रिटिश अधिकारी था। जॉर्ज शर्मन के नेतृत्व में 1715 में एक ब्रिटिश दूत मंडल फर्रुखसियर के दरबार में आया। इस ब्रिटिश दूत मंडल में एक बहुत प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर विलियम हैमिल्टन मौजूद थे। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन अंग्रेज बहुत चालाक थे। वो जानते थे मुगल बादशाहों से काम कैसे करवाना है और उसी उद्देश्य के तहत डॉक्टर विलियम हैमिल्टन को अपने दूत मंडल में लेकर के आए। दरअसल फर्रुखसियर बादशाह को एक दर्दनाक बीमारी थी। एक ऐसा फोड़ा था जो उनको बहुत तकलीफ देता था, प्राणघातक फोड़ा। कष्ट से कराहते रहते थे। बहुत इलाज करवाया, बहुत दवा दारू ली, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। इस दूत मंडल ने डॉक्टर विलियम हैमिल्टन को फर्रुखसियर के आगे पेश कर दिया कि साहब ये दुनिया के जाने माने सर्जन हैं, ब्रिटेन में इनका बहुत नाम है और ये आपके इस प्राणघातक फोड़े से आपको मुक्ति दिला देंगे, आपको इस दर्दनाक बीमारी से मुक्ति दिला देंगे। और इसमें विलियम हैमिल्टन सफल हो गए। फर्रुखसियर को उस प्राणघातक फोड़े से मुक्ति मिल गई। जैसा यहां पर लिखा है कि विलियम ने सम्राट फर्रुखसियर को प्राणघातक फोड़े से मुक्ति दिलाई। इससे खुश होकर अब फर्रुखसियर प्रसन्न थे कि भाई मुझे मुक्ति प्राप्त हो गई इस बीमारी से, बताओ आपको क्या चाहिए। तो फर्रुखसियर ने प्रसन्न होकर के 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में एक फरमान जारी किया, एक आदेश जारी किया। वो फरमान ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मात्र 3000 रुपए शुल्क के बदले में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त होता है। और सरल शब्दों में आपको समझाऊं कि इस फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बेरोक टोक, बिना चुंगी महसूल के, बिना किसी शुल्क के व्यापार करने की परमिशन फर्रुखसियर ने दे दी। और इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 3000 रुपए सालाना ड्यूटी अदा करना थी। 3000 रुपए में बंगाल भेज दिया। बंगाल उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रांत था, सबसे समृद्ध प्रांत, और वहां पर व्यापार करने की परमिशन सिर्फ 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में खजाना लग चुका था। हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रांत था बंगाल। अब बंगाल में व्यापार करने के रास्ते खुल चुके थे। कहते हैं ना कि दैत्य की जान अगर तोते में हो तो तोते का गला मस्को, दैत्य का नहीं। हिंदुस्तान की जान, हिंदुस्तान की समृद्धि बंगाल में छुपी थी
और बंगाल के खजाने की चाबी अब अंग्रेजों के हाथों में थी। यह जो आदेश है, यह जो फरमान है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इतना महत्वपूर्ण साबित हुआ कि इतिहासकार ओम्स ने इस कंपनी के अधिकार को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। इट्स ए मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट इज मैग्ना कार्टा? विद्यार्थियों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा। मैग्ना कार्टा, दरअसल मैग्ना कार्टा एक तुलना है। 1215 में ब्रिटेन में एक कानून पारित हुआ था मैग्ना कार्टा, जिसके माध्यम से जनता को राजा से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मतलब डेमोक्रेसी की शुरुआत अगर कहीं से हुई है ब्रिटेन में तो 1215 के मैग्ना कार्टा से हुई है। तो दुनिया में कहीं भी ब्रिटेन से संबंधित कोई शुरुआत होती है तो उसकी तुलना मैग्ना कार्टा से कर दी जाती है। मतलब वास्तव में भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत 1717 के इस फर्रुखसियर के फरमान से मानी जाती है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर से बता दूं, फर्रुखसियर ने बीमारी से मुक्त होकर के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को पुरस्कार स्वरूप 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल में बेरोक टोक व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। अब भाई बंगाल तो मिल गया उनको, लेकिन बंगाल मिल तो गया, लेकिन बंगाल को प्राप्त करना अभी आसान नहीं था, क्योंकि बंगाल में भी एक नवाब बैठा हुआ था जिसका नाम था नवाब सिराजुद्दौला। चलिए हम आगे बात करते हैं कि अंग्रेजों ने अब बंगाल में अपनी एक्शंस कैसे प्रारंभ किए। सबसे पहले बंगाल में उन्होंने अपनी पहली कोठी खोली, 1615 में खोली। कहां पर खोली? हुगली में। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कोठी हुगली में खोली गई। इसके बाद फिर 1686 में इन्होंने मुंबई को अपना मुख्यालय बनाया। उस समय इसको बंबई कहते थे। बंबई को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। सुतानामी, कालीकाता और गोविंदपुर, ये कलकत्ता की 3 पुरानी बस्तियां हैं। इन तीनों को मिलाकर के ही कलकत्ता बनाया गया है। प्रश्न आता है कई बार, वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, पीएससी तो नहीं पूछती है, यूपीएससी। आधुनिक कलकत्ता की नींव किसने रखी? आधुनिक कलकत्ता का आर्किटेक्ट कौन था? उस व्यक्ति का नाम था जॉब चॉर्नोक। 1690 में उसने सुतानामी, कालीकाता और गोविंदपुर को मिलाकर के आधुनिक कलकत्ता की स्थापना की। और भी कई नगर हैं भाई, पूछ लेते हैं परीक्षा में कई बार। तो सिटीज और उनके आर्किटेक्ट एक लिस्ट बना लेना, नहीं मिले तो हमें बताना, हम आपको मेल करवा देंगे। बहुत सारे शहरों की नींव है ना, जैसे नई दिल्ली की नींव एडविन लुटियंस ने रखी, वैसे कलकत्ता की नींव जॉब चॉर्नोक ने रखी। चंडीगढ़ की नींव ली कार्बूजियर ने रखी। जयपुर की नींव सवाई राजा मिर्जा जयसिंह ने रखी। तो शहर और उनके संस्थापकों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता का पुराना स्वरूप है सुतानामी, कोलिकाता और गोविंदपुर। इन तीनों को मिलाकर के आधुनिक कलकत्ता बना। कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम किले की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम, अभी 2-3 दिन पहले ही क्लास में एक विद्यार्थी पूछ रहा था ऑनलाइन क्लास में कि सर फोर्ट विलियम क्या था। भाई फोर्ट विलियम एक किलेनुमा एक बस्ती थी, एक मजबूत किले के रूप में इसको डेवलप किया गया था। यहाँ पर ब्रिटिश सेना के आर्म्स एंड एमुनिशंस रखे जाते थे, साथ में ही व्यापारिक बस्ती भी थी। और आगे चल के इस फोर्ट विलियम का इस्तेमाल सिविल सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण देने के लिए किया गया, जो आईएएस कहलाते हैं, उस वक्त आईसीएस कहलाते थे। और उन प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग इसी फोर्ट विलियम में होती थी। और इस फोर्ट विलियम के पहला गवर्नर बन करके आए थे चार्ल्स आयर। तो ये फोर्ट विलियम वो कॉलेज है जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों की टीम निकलेगी। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया। अब यहां पर बंबई कैसे प्राप्त हुआ, अंग्रेजों को बंबई कैसे प्राप्त हुआ, इसके पीछे भी एक रोचक जानकारी है। ये कैथरीन ब्रिगेंजा की फोटो लगी है आपके सामने। ये पुर्तगाली प्रिंसेस थी, पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगेंजा। इनका विवाह हुआ किसके साथ? चार्ल्स द्वितीय के साथ। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह
ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ और पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में बंबई का द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दिया। तो दहेज में प्राप्त हुआ पुर्तगालियों से अंग्रेजों को। चार्ल्स द्वितीय ने, अब भाई चार्ल्स द्वितीय तो ब्रिटेन में था, उसने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बंबई का द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। यहाँ पर लिखा देखिए, चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंप दिया। और जैसे ही बंबई मिला, मान के चलिए अंग्रेजों के हाथ में चांदी का बक्सा लग गया।